बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इसे एज अ रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कंसिडर कर सकते हो। रूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज को हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शुरुआत में बता दूँ ये वाली बात कि ये जो हमने लिखा है कि रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और रूट एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो रूट अपेक्स है यानी रूट की जो टिप है, ठीक है, उस टिप रीजन में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। और रूट में प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, RAM, जिसे हम कह रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ये सिंगल सेल है या फिर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो किस तरह से अरेंज्ड हैं, किन जोन्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कौन सी जोन क्या रीजन फॉर्म कर रही है, तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी। ठीक है, तो उन थ्योरीज को ही हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर। अब हमने यहाँ पे रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है, हमने यहाँ पर रूट एपेक्स हमने यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम क्यों नहीं लिखा, उसकी बात भी करते हैं। अब क्या होता है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर सेल्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल है फिर बहुत सारे सेल्स हैं, ये एक पर्टिकुलर सेल है उस रीजन के अंदर, रूट एपेक्स रीजन के अंदर ये पर्टिकुलर सेल है। तो जब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ठीक है, स्टेम सेल की तरह है, अब ये डिफरेंशिएट होना शुरू करेगा तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिसिटी गेन कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी गेन कर रहा है ये, तो क्या फॉर्म करना शुरू कर देगा, परमानेंट टिश्यू फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, वेरियस डिग्रीज में, यानी वेरियस डिग्रीज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। क्या 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 कह रहा हूँ मैं इससे, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे परमानेंट टिश्यूज जो होंगे वे एकदम से एक ब्लिप में वे मतलब टोटली परमानेंट बन गए, यानी वे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड जो टिश्यू है वो डिवाइड की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, बट हम जनरली कंसिडर कर लेते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होने के बाद, यानी परमानेंट टिश्यू बनने के बाद, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने के बाद वो अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज कर देता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं वो भी परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, वे डिवाइडिंग की कैपेबिलिटी अभी भी रखता है, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं जो डेड हो गए, ठीक है, जिनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है, जैसे स्क्लेरिड्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें डिवाइड नहीं करती। तो परमानेंट टिश्यूज़ में भी काफ़ी सारी वेरियस डिग्रीज में डिफ्रेंशिएशन है, ये नहीं है कि कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो सारा खेल हो रहा है डिफ्रेंशिएशन से डिफ्रेंशिएटेड होने का, ठीक है, हम इस पर बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क नहीं लगा सकते कि अभी डिफ्रेंशिएटेड हो गया, यानी डिफ्रेंशिएशन धीरे धीरे आएगा, एक ग्रेडियंट फॉर्म में आएगा। ठीक है, कि कुछ सेल्स ज़्यादा पहले कम डिफ्रेंशिएटेड थे, अब उनमें और डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो हम एक क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, कि हम कहें कि रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो एक सेल था, अब वो डिवाइड करके जब वो और फॉर्म कर रहा है सेल्स, तो वो डिफ्रेंशिएटेड में आ गए, तो अब हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम में काउंट करें या नहीं करें। तो इस सब का बहुत एक कन्फ्यूजिंग एस्पेक्ट रहता है। ठीक है, आप खुद कन्फ्यूज हो रहे होंगे इस सब समझने में। क्लियर। तो अब हम इसलिए हम क्या करते हैं, हम रूट एपेक्स रीजन में, यानी जो रूट की टिप है उसमें किस तरह से अरेंज्ड हैं सेल्स। ठीक है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, अब वो डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या जोन्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काउंट करें या नहीं करें वो हमें अब चक्कर ही नहीं, उसका हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अब हम रूट एपेक्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी रूट में कि एपेक्स में कोई भी सेल्स प्रेजेंट है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक हैं अब या नहीं है। ठीक है, उसमें हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अराइज किससे होगा, अराइज मेरिस्टेमेटिक सेल से ही होगा, बिकॉज अनडिफरेंशिएशन से ही कहानी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज भी आप कह सकते हो, अगर एग्जाम में आए तो यही लिख के आना, वहाँ पर ये मत सोचना कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो थ्योरीज है वे अलग है रूट एपेक्स से। ठीक है, और यही सेम फंडा शूट एपेक्स में भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है बच्चा। तो इसमें जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी। ठीक है, कि किस तरह से जो रूट अपेक्स है उसमें सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो कुछ मेजर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, बट हमें कुछ मेजर ही पढ़नी है। क्लियर। तो एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर। ठीक है, तो हमने 4 मेजर थ्योरीज इसके अंदर हमने स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एपिकल सेल थ्योरी से। तो जो एपिकल सेल थ्योरी है ये हमारे किस साइंटिस्ट ने दी थी, जो एपिकल सेल थ्योरी ये दी थी नागिली ने। ठीक है, नागिली को,
अब ये अच्छा, अब ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ थ्योरीज आपको कॉमन मिलेंगी शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी आपको कॉमन मिलेंगे, यानी शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी और रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज में भी, ठीक है। तो वहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट है, एपिकल सेल थ्योरी तो दोनों जगह सेम होगी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंस हम आगे देखेंगे, हमारी हिस्ट्रोजन लेयर होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रूट के हिसाब से लिखा है, वहाँ पर मैंने शूट के हिसाब से लिखा है, क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर शूट में एपिकल सेल थ्योरी पूछी जा रही है तो वहाँ पर शूट की बात करेंगे, रूट में पूछी जा रही है तो हम वहाँ पर हम रूट की बात करेंगे, ठीक है। चाहे इवन थ्योरीज के नाम से मैं थ्योरी सेम पर्सन ने दी है, क्लियर। तो वापस आता है एपिकल सेल थ्योरी पर। तो एपिकल सेल थ्योरी जो है बच्चा वो नागेली ने दी है। किसकी हम बात करें, रूट्स की बात करें तो रूट्स में इन्होंने किसके ऊपर ये थ्योरी दी है, वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स के अंदर, ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स के अंदर दी है। अब वहाँ पे मैंने शूट अपेक्स में आपको बताया कि किसमें जो है किस किस में एपिकल सेल थ्योरी अभी भी एक्सेप्टेबल है, यानी किस किस प्लांट ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है अभी भी, ठीक है। जैसे एल्गे और फंजाई हो गए, ठीक है, इनमें आपको एक सिंगल मैस्मेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा, क्लियर, आपको एक मैस्मेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सारे के सारे सेल्स हैं वो सब ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, यानी वहाँ पर डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है जैसे एनिमल सेल में ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन कुछ हमने देखा था वहाँ पे, जैसे डिक्टियोटा, फ्यूकस डिक्टियोटा था, फ्यूकस था, ठीक है, सार्गेसम, इस तरह के जो एल्गे हैं ये क्या सपोर्ट करते हैं, ये एपिकल, इसमें सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर मैंने बात करती कि ब्रायोफाइट्स जो होंगे, ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स में भी आपको सिंगल यानी एक एपिकल सेल देखने को मिलेगा। ये जो एपिकल सेल थ्योरी है ये यही दावा करती है कि जो सारे के सारी प्लांट ग्रोथ हुई है वो एक सिंगल एपिकल सेल से हुई है, ठीक है। जब शूट की बात कर रहे हैं तो शूट के टिश्यू सिर्फ एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम से बने हैं, ठीक है, और जो रूट अपेक्स है वो सिंगल एपिकल सेल से बनी है। तो ये दावा कौन करता है, ये एपिकल सेल थ्योरी दावा करती है। अब ये जो दावा है ये सब पर लागू नहीं होता, यानी जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और कुछ इवन टेरिडोफाइट्स भी, जैसे फर्न्स हो गए, फर्न्स पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। कुछ टेरिडोफाइट्स पर लागू होता है, कुछ पर नहीं होता, तो उन फर्न्स पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। किस किस पर लागू होता है, कुछ एल्गे पर जो आपको मैंने नाम बताया जैसे डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गेसम, ठीक है, ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स पर और कुछ टेरिडोफाइट्स पर, ठीक है, इन पर लागू होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिंगल एपिकल थ्योरी से, कि सिंगल एपिकल सेल से पूरे प्लांट की क्या हुई है, पूरे प्लांट की ग्रोथ हुई है, ठीक है। फिर आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म है जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है, और इवन कुछ लोअर प्लांट जैसे फर्न्स हो गए उनमें आपको सिंगल एपिकल सेल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स से मिलकर वो बनी होती है, ठीक है। तो हमारी एपिकल सेल थ्योरी हो गई। नाम ध्यान रखना, नागेली ने दी है, सबसे इजी थ्योरी है कि एक सिंगल एपिकल सेल पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं हिस्टोजन थ्योरी की। जो ये हिस्टोजन थ्योरी है ये किसने दी है, ये दी है जे हैंस्टीन ने, आप हैंस्टीन भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो जे हैंस्टीन ने दी है। इनका क्या कहना था, इनका वही कहना था जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि लोअर प्लांट्स में तो आपके एप्लीकेबल है ये थ्योरी, ठीक है, लोअर प्लांट्स में एप्लीकेबल है, लेकिन आपके हायर वेस्कुलर प्लांट्स में आपको एक सिंगल एपिकल सेल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पर आपको बहुत सारे मैस्मेटिक सेल्स का मास देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल प्रेजेंट नहीं है। अब जो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं वे डिफरेंट जोन्स में अरेंज्ड होंगे, किस में अरेंज्ड होंगे बच्चे, डिफरेंट जोन्स में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। अब वो जो जोन्स हैं, अगर हम रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जोन्स 1 to 4 हो सकती हैं, ठीक है। अभी अभी ये भी वेरी करता है बिकॉज प्लांट टू प्लांट पर, बिकॉज क्लियर कट हम समय एक लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है, बिकॉज वेरिएशन डिफरेंट प्लांट ग्रुप में डिफरेंट प्रेजेंट होता है। तो 1 से 4 तक ये जोन्स किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, रूट में, जबकि शूट में हमने 3 ही काउंट करी थी, ठीक है। और इन लेयर्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हिस्टोजन। तो इन लेयर्स को कलेक्टिवली हम हिस्टोजन्स कह रहे हैं और इनके पर्टिकुलर नाम है, क्या है देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहला नाम है डर्मेटोजन, ठीक है, उसके बाद है पेरिब्लम, फिर है प्लीरोम, एंड देन किसी जो प्लांट ग्रुप होगा उसमें आपको रूट कैप जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता होगा, रूट कैप रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको हमेशा सब टर्मिनल पोजीशन में मिलेगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, शूट एपेक्स में जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो आपको टर्मिनल मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन, लेकिन जो रूट एपेक्स में रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं
या फिर रूट एपिकल मेसेमेटिक सेल है वो आपको सब टर्मिनल पोजीशन में मिलेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे टर्मिनल पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। ये रूट कैप प्रेजेंट है सबसे टर्मिनल पोजीशन पर, ठीक है। तो इसके नीचे प्रेजेंट है, यानी इसके बीनीथ, ठीक है, इसके बीनीथ आपको ये मेसेमेटिक टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं जो डिफरेंट जोन्स में स्पेसिफाई करके हमने यहाँ पर। क्लियर? तो ये क्या हुआ, सब टर्मिनल इन पोजीशन हुआ, यानी सब यानी नीचे, किसके, टर्मिनल रीजन के नीचे। टर्मिनल रीजन में क्या है, रूट कैप, उसके नीचे आपको रूट एपिकल मेसेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। अब हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हैंसन ने दी है, हमने यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड कर दिया है। मोस्टली में 3 होगी, लेकिन कुछ में क्या होता है, कैलेप्टोजन भी प्रेजेंट होती है कि उसके अंदर रूट कैप डर्मेटोजन से ना बन के एक अलग मैसेमेटिक जोन से बनती है जिसे हम नाम दे रहे हैं कैलेप्टोजन, ठीक है। तो अब हम बात देख लेते हैं कि डर्मेटोजन, पेरिबेलम और कैलेप्टोजन का वर्क क्या क्या है, ठीक है। जो डर्मेटोजन है वो आउटर एपिडर्मिस के सेल्स फॉर्म करेगी, ठीक है। जो आपके पेरिबेलम है वो आपके कॉर्टेक्स रीजन के सेल्स फॉर्म करेगी, ठीक है। जो आपका प्लीरोम है वो आपको वेस्कुलर बंडल्स को फॉर्म करेगी, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉर्पे कैपे थ्योरी की। किसकी बात करेंगे हम, कॉर्पे कैपे थ्योरी। अच्छा, जो हमने शूट एपिकल मेसेस्टेम स्टडी किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो एक ट्यूनिका कार्पस थ्योरी नाम से है, ठीक है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वहाँ पर एक्सेप्टेड थ्योरी है, यानी वो फुली एंड फाइनली एक्सेप्ट की जाती है कि भाई शूट में ये जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स होंगे, यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ जैसे फर्न्स हो गए, उनमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैसेमेटिक टिश्यू की शूट के अंदर, ठीक है। बट रूट के अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, यानी हर थ्योरी कुछ कुछ उसमें लागू होती है, ठीक है। या जैसे हमने वहाँ पर जब हिस्टोजन थ्योरी को स्टडी किया था, वहाँ पर हमने लास्ट में लिखा था कि हिस्टोजन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बट हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में लिखा भी है कि कुछ जगह अप्लाई होती है, ठीक है, कुछ टाइप की रूट्स में अप्लाई नहीं होती और कुछ जगह होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शूट में मैंने थ्योरीज लिखवाई हैं, जो शूट में मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पर जो नोट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर शूट के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। वही सेम थ्योरीज अगर यहाँ पर समझी जा रही है तो उनमें कुछ वेरिएशन है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं कॉर्पे कैपे थ्योरी की, ठीक है। ये हमने शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं स्टडी की है, ये पर्टिकुलर रूट की थ्योरी है। तो इसमें ये किसने दी है, स्क्यूएप ने दी है। ये इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, टी डिवीजन देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर जो सेल है वो हमें टी डिवीजन देखने को मिलेगा कि सेल डिवाइड कर रहा है बाय डिवीजन, जो टी शेप फॉर्म कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, कि यानी अगर ये हमारा एक पेरेंट सेल है, ठीक है, तो जो सबसे पहला डिवीजन होगा वो एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जो सबसे पहला डिवीजन होगा वो एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें 2 डॉटर सेल्स बन गई, हमें 2 डॉटर सेल्स बन गई। अभी जो 2 डॉटर सेल्स हैं जब ये डिवाइड करेंगी तो इनमें लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा, ठीक है। अब अगर ये लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन नीचे वाली डॉटर सेल में होता है तो ये एक स्ट्रेट टी हो गया, है ना, ये एक स्ट्रेट टी हो गया ऐसे करके, ठीक है। और अगर ये जो डिवीजन है वो हमारी अपर डॉटर सेल में बनता है तो एक इन्वर्टेड टी हो गया, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका टी डिवीजन फॉर्म होगा, ठीक है। अभी जो टी डिवीजन है ये स्ट्रेट कहाँ बना और इन्वर्टेड कहाँ बना, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा जो रूट का आउटर रीजन है जो हमारी रूट का आउटर रीजन है, यानी जो ब्राउन से आपको शो किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसमें आपको टी जो है बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, क्लियर। तो जो हम इसे हम कहते हैं, इस रीजन को हम नाम देते हैं कैपे रीजन, कैप रीजन। आप ये भी ध्यान कर सकते हो कि कैप आउटर में प्रेजेंट होगी, आउटर टिश्यू है, ठीक है। तो कैप यानी कैपे, ठीक है। जो तो ये जो कैप है इसमें टी स्ट्रेट डिवीजन देखने को मिलेगा। आप जो आउटर रीजन के जो सेल्स होंगे और आप वहाँ पर आपको टी स्ट्रेट देखने को मिलेगा, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, देखो टी स्ट्रेट है ये, ठीक है। जबकि जो इनर जोन होगी जिसे हम कॉर्पर कह रहे हैं, कॉर्पर यानी बॉडी, जबकि इनर जोन होगी वहाँ पर आपको कैसा देखने को मिल रहा है, टी, वहाँ पर बच्चे आपको देखने को मिल रहा है इन्वर्टेड टी। देखो ये इन्वर्टेड है, ये टी जो है इन्वर्टेड है, ये ऐसे, ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनर रीजन में जिसे हमने नाम दिया कॉर्पर, कॉर्पर रीजन, ठीक है, नहीं बॉडी, ठीक। और ये जो आउटर में प्रेजेंट है ये है कैपे रीजन, ठीक है, जिनमें आपका टी आपको स्ट्रेट मिल रहा है देखने को, ठीक है। ये हुआ आपका कैपे रीजन। आप कैप पे से ध्यान रख लो, कैप यानी कैप, कैप आउटर में प्रेजेंट होगी, आउटर में टी प्रेजेंट है, स्ट्रेट टी, क्लियर बच्चा। नाम किसने
दी थी ये स्क्वेप ने, ठीक है, नाम ध्यान रखना, थ्योरी से विभाजन पर बहुत एमसीक्यूज बनता है। फिर हम पढ़ते हैं लास्ट थ्योरी जो है कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। अब ये किन भाई साहब ने दी थी, ये दी थी क्लोव्स ने, ठीक है, क्लोव्स ने थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो रूट है, ठीक है, रूट एपेक्स में एक हेमिस्फेरिकल रीजन या फिर एक कहें कप शेप्ड रीजन प्रेजेंट है जो डिवाइड नहीं करता, ठीक है, जो इनएक्टिव सेल से बना है, कि नॉर्मल अवस्था में, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो हमने कहा हेमिस्फेरिकल रीजन है, इसमें एक फ्लैट फेस होगा और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट होगा इसका, ठीक है। जो फ्लैट फेस होगा वो रूट टिप को की तरफ फेस कर रहा है, जिसका फ्लैट फेस होगा वो रूट टिप की तरफ फेस कर रहा है, उसकी तरफ है उसका फ्लैट फेस, ठीक है। और ये कहाँ लाया कर रहा है, ये मैस्मेरिक टिश्यू के बीच में लाया कर रहा है, यानी इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अराउंड मैस्मेरिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्विसेंट सेंटर की। यहाँ पर हम मैस्मेरिक टिश्यू की भी बात नहीं कर रहे, ये हमने बात करी क्विसेंट सेंटर की। जो क्विसेंट सेंटर है वो एक इनएक्टिव सेल है, जबकि मैस्मेटिक सेल्स एक्टिव सेल है जो एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्विसेंट सेंटर में हमने क्या बात करी कि हेमिस्फेरिकल रीजन है जिसका जो इनएक्टिव सेल से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये इनएक्टिव सेल्स हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इनके जो डीएनए, आरएनए, ठीक है, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन, ये सब बहुत लो कंसंट्रेशन में होगा कोर्स सेल से, बिकॉज इनका काम डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। तो ये इनमें ये सब चीज़ें लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब और फिर हम लोग क्या बात करी कि ये जो इनएक्टिव सेल्स हैं, जो क्विसेंट सेंटर है हमारा, ये किससे सराउंडेड होगा, ये मैस्मेरिक टिश्यू से सराउंडेड होगा, ठीक है। अब कौन से टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है उनकी हम बात करते हैं, मतलब इसके अराउंड कौन कौन से टिश्यू क्या क्या हम उन्हें नाम दे रहे हैं, फिर भी क्या क्या रीजन फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। क्लियर। तो जो हमने कहा कि अच्छा एक बात और कि ये रेडिएशन से लेस सेंसिटिव है, यानी अगर रेडिएशन हमने प्रोवाइड करता है, रेडिएशन से हमने हिट करते हैं एक्सरेज वगैरह से, तो क्या होगा, जो हमारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो मैस्मेटिक सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, बट ये डैमेज नहीं होते उतना, ठीक है। तो ये भी हमें जो क्लोव्स ने स्टडी की थी, ठीक है, उससे हमें पता चला कि ये रेडिएशन से भी लेस सेंसिटिव है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रेडिएशन देने के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लांट डैमेज हो गया है। अब हमारा प्लांट डैमेज हो गया तो कई बार क्या होता है, अगर प्लांट में वुंड हो जाता है तो तभी कई बार तब भी एक्ट सेल्स जो है क्विसेंट सेंटर के सेल्स तभी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वरना नॉर्मल कंडीशंस में आप लिखना हमेशा कि इनएक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, और रेडिएशन का इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। फिर हमने बात कही थी कि जो क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट है, जो इसके सेल्स हैं, वो किसके सेंटर में प्रेजेंट है, मैस्मेटिक टिश्यूज के सेंटर में, यानी मैस्मेटिक टिश्यू से सराउंडेड है, ठीक है, यही बात की थी मैंने अभी पीछे। तो अब हम बात करते हैं कि ये किससे सराउंडेड है, तो ये सराउंडेड है प्रोमेरिस्टेम से, ठीक है, यानी जो कल को मैस्मेटिक टिश्यू बनाएगा, ठीक है। तो प्रोमेरिस्टेम से सराउंडेड है, जो कल को रूट के डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं। अब हमने बात की थी जो रूट जो टिप की तरफ फेस कर रही है क्विसेंट सेंटर की जो फेस है, रूट टिप की तरफ जो है प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, वो रूट कैप फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने बहुत पर्टिकुलर जोन्स नहीं खींची, हमने कह दिया कि जो मैस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है क्विसेंट सेंटर के सराउंड में, ठीक है, जो फेस कर रहा है टुवर्ड्स दी रूट टिप, वो क्या फॉर्म करेगा, रूट कैप। क्लियर। और जो उसके जो कप के सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कप के सेंटर में प्रेजेंट होगा वो प्रोकैम्बियम फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोकैम्बियम फॉर्म कर रहा है। तो कल को इससे कौन से सेल्स बनेंगे, इससे बनेंगे वेस्कुलर सिलेंडर के सेल्स, यानी वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे इससे, ठीक है। जो रूट टिप की तरफ प्रेजेंट है मैस्मेटिक सेल्स, वो फॉर्म कर रही है रूट कैप, जो कप के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोकैम्बियम फॉर्म कर रहा है, और ये प्रोकैम्बियम कल को वेस्कुलर सिलेंडर फॉर्म करेगी, ठीक है। और इन बिकॉज आपके जो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो स्टील रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो अब इसके सराउंडेड में मतलब यहाँ पर आपके प्रोकैम्बियम के सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कल को वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वे कल को क्या फॉर्म करेंगे, वे कल को कॉर्टेक्स फॉर्म करेंगे। तो जोन ऑफ सेल्स जो इस प्रोकैम्बियम को सराउंड कर रही है वो कल को क्या फॉर्म करेगी, वो कॉर्टेक्स फॉर्म करेगी कल को, ठीक है। और उसके आउटर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इस कॉर्टेक्स रीजन को जो फॉर्म कर रहे हैं सेल्स, उसके आउटर में जो प्रेजेंट होंगे यानी यहाँ पर, ठीक है, वो कल को क्या फॉर्म करेंगे, वो आउटर प्रोटोडर्म फॉर्म करेंगे,
ठीक है, आउट ऑफ प्रोटोडर्म फॉर्म करेंगे। तो यानी यहाँ पर मेन जो क्विसेंट सेंटर में जो आपका कल्प्रिट है वो क्या है, क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर के रेस्पेक्ट में कौन सा टिश्यू टुवार्ड्स द टिप प्रेजेंट है, कौन सा उसके सेंटर में है, और उसके सेंटर से कौन टिश्यू सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, और जो उसको टिश्यू सराउंड कर रहे हैं यानी कॉर्टेक्स जो फॉर्म कर रहे हैं उसे फिर कौन से टिश्यू सराउंड कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, यानी सब क्विसेंट सेंटर के रिलेटिव बताया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर आप क्विसेंट सेंटर को बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप ये बताओगे, देखो अब यहाँ पर जो डिफरेंट थ्योरीज है ना उनमें एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे हिस्टोजन थ्योरी थी, कॉर्पर कैपे थ्योरी है कि कॉन्स, और वहाँ पर हमने किसकी बात करी है, वहाँ पर हमने मैस्मेटिक टिश्यू की बात करी है। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये उस पर्टिकुलर लेयर का नाम है और कल को ये चीज़ फॉर्म कर रही है। ठीक है, बट क्विसेंट सेंटर में हमने मेन किसे बताया, हमने मेन मैस्मेटिक टिश्यू को नहीं बताया, हमने मेन बताया कि क्विसेंट सेंटर क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है, काम क्या करता है, नेचर क्या है इसका। फिर उसके अराउंड जो टिश्यूज प्रेजेंट है उनका हमने पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिया, हमने पोजीशन के एस्पेक्ट में बताया कि कौन से टुवर्ड्स द टिप प्रेजेंट होंगे तो रूट कैप फॉर्म करेंगे, जो आपके इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे वो कल को वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करेंगे यानी स्टील पार्ट फॉर्म करेंगे। अब जो इनकी इस रीजन को सराउंड करेंगे जो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो कॉर्टेक्स रीजन फॉर्म करेंगे, और जो इसे भी सराउंड करेंगे वो प्रोटोडर्म फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यही थी आपकी क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। ठीक है, ये आपको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल जाएगी। क्लियर, और देखो यहाँ पर हमने कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं बताई कि वेस्कुलर, क्योंकि एपिकल सेल थ्योरी जो है, सिंगल एपिकल सेल थ्योरी जो नागली ने दी है वो आपकी लोअर वेस्कुलर प्लांट में लागू होती है। रिमेनिंग बचे सैम के केस में भी और रैम के केस में भी। ठीक है, अब बचे आपके हायर वेस्कुलर प्लांट्स। सैम में आपको ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पर टिक लग गया। ठीक है, उसे हरी झंडी मिल गई कि ये थ्योरी एक्सेप्टेबल लागू होती है। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया वहाँ पर, एन इनिशियल थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया वहाँ पर। ठीक है, बट रूट के केसेस में हमने एक पर्टिकुलर थ्योरी को हानि दी है, हरी झंडी नहीं दी है कि यही एक पर्टिकुलर थ्योरी है जो सारी जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी सबकी रूट्स को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, कुछ में हिस्टोजन लागू होती है तो कुछ में कॉर्पर कैपे थ्योरी, ठीक है, कुछ में क्विसेंट सेंटर की थ्योरी भी एप्लीकेबल है। क्लियर, तो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम इस सब की समरी ले लेते हैं जो हमने स्टडी किया। ठीक है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, 4 थ्योरीज, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर। ठीक है, नागेली ने दी थी, किसने दी थी, नागेली ने दी थी ये। और ये थ्योरी क्या कह रही थी कि सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होगा जिससे पूरी प्लांट डेवलपमेंट होगी, यानी रूट, स्पेसिफिकली रूट की बात कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरी रूट एपेक्स कौन फॉर्म कर रहा है, सिंगल एपिकल सेल। क्लियर, ज़्यादातर किस में प्रेजेंट है, क्रिप्टोगाम्स में। क्लियर, आप और डिटेल में थोड़ा बता भी सकते हो, ब्राफाइट्स में, कुछ टेडोफाइट्स में एक्सेप्ट फर्न्स। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि लेटर स्टडीज में रिजेक्ट हो गए, किसके लिए रिजेक्ट हुई ये भी जानना जरूरी है। रिजेक्ट हुई है जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके लिए रिजेक्ट की गई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, फिर हमने बात करी है हिस्टोजन थ्योरी की। हिस्टोजन थ्योरी जे हैंसन ने दी है। इन्होंने कहा है कि जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें सिंगल सुपरफिशियल यानी सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर आपको मास ऑफ मैस्मेटिक सेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो मास जो होगा वो सर्टेन जोन्स में डिवाइडेड होगा, वो सर्टेन जोन्स में डिवाइडेड होगा। फिर हमने यहाँ पे जोन्स देखी, उन जोन्स को हम कलेक्टिवली हिस्टोजन्स नाम दे रहे हैं। उनके पर्टिकुलर नाम क्या हैं, डर्मेटोजन, पेरिबिलम एंड देन प्लीरोम। जो डर्मेटोजन है वो आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म कर रहा है, एपिडर्मिस फॉर्म करेगा। ठीक है, पेरिबिलम जो है वो डर्मेटोजन की इनर प्रेजेंट होगी तो कॉर्टेक्स रीजन फॉर्म करती है। जो प्लीरोम है वो स्टील रीजन फॉर्म कर रहा है एक तरीके से, वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग एंडोडर्मिस भी, जो एक्चुअली कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर। क्लियर, अब हमने कहा था कि कुछ प्लांट ग्रुप्स के अंदर एक जो रूट कैप फॉर्म होती है वो डर्मेटोजन से फॉर्म ना होकर एक इंडिपेंडेंट फोर्थ हिस्टोजन लेयर से फॉर्म होती है जिसे हमने नाम दिया कैलिप्टोजन। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये टोटली रिजेक्टेड नहीं है जैसे शूट के केस में था। ठीक है, शूट केस में टोटली रिजेक्टेड थी। ठीक है, बट यहाँ पर ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं है। क्लियर, फिर बात आती है कॉर्पर कैपे थ्योरी की, जो स्क्वेप ने दी है। इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो सेल डिवाइड करता है, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, और वो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। ठीक,
अब जब जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जब डिवीजन होगा तो टी शेप का डिवीजन होगा। अब वो कैसे था, इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे अगर इस वाले केस में अपर डॉटर सेल में डिवीजन हो रहा है और लोअर डॉटर सेल में डिवीजन हो रहा है तो स्ट्रेट टी होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट टी कहाँ प्रेजेंट है, आउटर रीजन्स में प्रेजेंट होगा स्ट्रेट टी। ठीक है, आउटर रीजन्स में रूट के, तो इस आउटर रीजन को हम क्या नाम देंगे, कैपे। ठीक, कैप रीजन। फिर हम बात करें जो इनर रीजन है वहाँ पर टी आपको कैसे देखने को मिलेगा, वहाँ पर टी इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, और उस रीजन को हमने क्या नाम दिया, कॉर्पर रीजन यानी बॉडी। ठीक बचा। फिर जो लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी हुआ है क्विसेंट सेंटर की थ्योरी, जिसमें हमने क्विसेंट सेंटर की सबसे पहले बात की है कि जो क्विसेंट सेंटर है वो क्या है, वो एक इनएक्टिव सेल्स का रीजन है जो रेडिएशन से मतलब लेस सेंसिटिव है, यानी रेडिएशन देने पर ये जल्दी से डैमेज नहीं होते इसके सेल्स, जबकि और सेल्स जो है मैस्मेटिक टिश्यू के वो डैमेज हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन रोक देंगे। क्योंकि ये इनएक्टिव सेल्स हैं तो इनके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो बहुत कम प्रेजेंट होगा। ठीक है, डीएनए हुआ चाहे आरएनए हुआ चाहे प्रोटीन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इनएक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, तो बॉडी नेचुरल में ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं फिर हमने इनके रिलेटिव पोजीशन बताई थी। ठीक है, इनके हमने रिलेटिव पोजीशन बताई थी कि जो रूट टिप की तरफ जो क्विसेंट सेंटर है ये किससे सराउंडेड है, ये एक मैस्मेटिक टिश्यू से सराउंडेड है ये। ठीक है, अब जो इसमें टुवार्ड्स टिप प्रेजेंट है, रूट टिप, ये रूट टिप है, इसके टुवार्ड्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, रूट कैप फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसके सेंटर में जो सेल प्रेजेंट होंगे वो कल को स्टील रीजन इन वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोकैम्बियम सॉरी प्रोमेरिस्टम। फिर जो प्रोकैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, वो कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन फॉर्म करेगा। फिर इसके सराउंडिंग जो रिंग प्रेजेंट होगी, रिंग ऑफ सेल्स, वो प्रोटोडर्म फॉर्म करेगी। ठीक है, तो हमने सब ये किसके रिलेटिव बताया, हमने क्विसेंट सेंटर के रिलेटिव बताया। ठीक है, तो यही थी जो थ्योरीज ऑफ रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड, मैं आपको नोबलेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।